हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ा जाओ, क्लास स्टार्ट करें। कल कहाँ तक पढ़ा अपन ने? ओके, ठीक है। एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं कल का, ठीक है। जल्दी 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 फटाफट। कल अपन ने स्टार्ट किया था पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, केवल आवृत बीजियों में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात हमने की किसी भी पुष्प के 4 भाग होते हैं मुख्य, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जाया। पुमंग की बात करते हैं, पुष्प का नर जननांग भाग पुमंग कहलाता है। इसकी एक इकाई जो है वो पुंकेसर कहलाती है। किसी भी पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, ऊपरी चौड़ा भाग परागकोश, निचला डंठल पूतंतु। परागकोश, हर परागकोश में कितनी पालियां होती है? 2 पालियां, हर पाली में 2 कोश, हर कोश में एक लघु बीजाणुधानी और उस लघु बीजाणुधानी में भरा ऊतक बीजाणु जन ऊतक, ठीक है। देखो परागकोश के लिए अपन शब्द यूज करते हैं द्विपालित। क्यों कहा इसको द्विपालित? क्योंकि इसमें 2 पालियां हैं, इसलिए इसको द्विपालित बोला। परागकोश को द्विकोष्ठी बोलते हैं। द्विकोष्ठी इसलिए बोलते हैं कि हर पाली में कितने कोष है? 2 कोष, ठीक है। और हर कोष में एक क्या रखी हुई है? लघु बीजाणुधानी, और उस बीजाणुधानी में क्या भरा हुआ है? बीजाणु जन ऊतक। लिखो प्रत्येक परागकोश में, प्रत्येक परागकोश में, प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां होती हैं। प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां होती हैं, 2 पालियां होती हैं। अब डैश करके लिखो द्विपालित, मतलब इस सेंटेंस को अपन क्या कहेंगे कि ये द्विपालित है, ठीक है। फिर लिखो प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। डैश करके लिखो द्विकोष्ठी, द्विकोष्ठी। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। डैश करके क्या लिखोगे? द्विकोष्ठी। फिर लिखो हर कोष्ठ में, हर कोष्ठ में एक एक लघु बीजाणुधानी होती है। हर कोष्ठ में एक एक लघु बीजाणुधानी होती है। तो कुल कितनी लघु बीजाणुधानी हो गई? 4। डैश करके लिखो 4 लघु बीजाणुधानी। इसको चतुर लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। तुम 4 लघु बीजाणुधानी ऐसा लिख लो, 4 लघु बीजाणुधानी, 4 लघु बीजाणुधानी। नेक्स्ट, लघु बीजाणुधानी में, लघु बीजाणुधानी में उपस्थित ऊतक, लघु बीजाणुधानी में उपस्थित ऊतक बीजाणु जन ऊतक कहलाता है। लघु बीजाणुधानी में उपस्थित ऊतक बीजाणु जन ऊतक कहलाता है। कहीं पे भी नोट्स में वेरिएशन आए तो मुझे बता देना, ठीक है। कि मैडम ये वाली लाइन आपने पहले लिखवाई और अभी नहीं लिखवाई, या फिर मैम ये शब्द आपने पहले अलग लिखवाया, ऐसा हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हेडिंग डालो बेटा, परागकोश की भित्तियां। एक मिनट रुको, परागकोश की भित्तियों से पहले एक 4 अपन शब्द पढ़ेंगे बच्चों। देखो 4 शब्द क्या है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनको सीधे याद करना है। उनका लॉजिक सोचेंगे ना तो उसका लॉजिक जो है वो पादप जगत वाले चैप्टर में बड़ा हुआ है। उसको पढ़ते कहाँ है अपन? पादप जगत में। लेकिन क्योंकि पादप जगत तो जेईटी का टॉपिक है और हमने डायरेक्टली किसको स्टार्ट किया है? सीईटी को। तो फिलहाल में तुमको ये 4 शब्द जो मैं आगे लिखवा रही हूँ उनको याद करना, यूं सोचो आप, ठीक है। 4 शब्द क्या है? देखो, लघु बीजाणु पर्ण। के लघु बीजाणु पर्ण कौन है? के पुंकेसर। पुंकेसर क्या कहलाता है? लघु बीजाणु पर्ण के बराबर। आपको याद, आपने कहा था कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है,
है ना, कि तना और पत्ती से बना है। तने से तो कौन बना था, पुष्पासन, और पत्तियों से कौन बने थे, पुष्प के भाग, मतलब पुष्प का हर एक भाग एक पर्ण से बना हुआ है। तो लघु बीजाणु पर्ण किसमें चेंज हुआ, पुंकेसर में। फिर आता है लघु बीजाणु धानी, बेटा ये है पराग कुटी, मतलब लघु बीजाणु धानी वो है जिसमें क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। फिर अपन जो पूछेंगे कि नर युग्मोद्भिद कौन है, तो बेटा नर युग्मोद्भिद है कौन, पराग कण। ये है अपना सीयूईटी 2023 का क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन था, नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व कौन करता है, आंसर चुनना था परागकण। ऑप्शन में थे परागकोश, पूतंतु, पुंकेसर, पुंमंग, इस तरीके से बने थे। इनमें से अपन को किसको चुनना था, परागकण को चुनना था। तो यहाँ एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि परागकण नर युग्मक नहीं है, परागकण नर युग्मोद्भिद है। अभी तक हम परागकण को नर युग्मक समझ रहे थे, लेकिन परागकण नर युग्मक नहीं, नर युग्मोद्भिद है। तो फिर नर युग्मक कौन है, इस परागकण का केंद्रक, परागकण का केंद्रक जो है ना वो नर युग्मोद्भिद है। समझ में आई बात, अरे नर युग्मक है, परागकण तो है नर युग्मोद्भिद और परागकण का केंद्रक नर युग्मक। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि मैम नर युग्मक और नर युग्मोद्भिद में क्या फर्क है, तो नर युग्मक और नर युग्मोद्भिद में वही फर्क है जो दूल्हे में और दूल्हे के पापा में है। नहीं समझे, समझ गए, जिसको हम अभी तक दूल्हे दूल्हा समझ रहे थे, वो दूल्हा जो है ना वो दूल्हा नहीं है, वो दूल्हे के पापा है। नर युग्मोद्भिद नर युग्मक को जन्म देगा। समझ में आई बात, परागकण जो है वो किसको जन्म देगा, नर युग्मक को। परागकण खुद नर युग्मक नहीं है, परागकण नहीं है जो जाके अंड कोशिका से संलयित होगा। परागकण तो केवल उस नर युग्मक को लेके जा रहा है, नर युग्मक आगे पराग नलिका बना के जाएगा और किससे जाके संलयित होगा, अंड कोशिका से। उसका केंद्र जाएगा परागकण का, खुद परागकण नहीं जाएगा, वो तो वर्तिकाग्र से ऊपर ही रुक जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे परागकोश की भित्तियां। परागकोश की भित्तियां, देखो अपन कर रहे हैं परागकोश की भित्तियां, कि मैडम भित्ति का मतलब क्या है, मैं आपको पढ़ा रही हूं, जैसे यहाँ पे अपन ने लघु बीजाणु धानी बनाई थी, ये दीवार पढ़ा रही हूं, ऐसे इस दीवार के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये दीवार जो है कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी। ऐसे जैसे मैं ही बोलूं कि भाई ये मान लो हॉल है, तो इस हॉल की दीवार क्या है, एक ईंट किस बनी है, एक ईंट की दीवार है कि दो ईंट की दीवार है, क्या बीच में पत्थर भी लगाए हुए हैं, क्या प्लास्टर भी है, क्या बीच बीच में भी, ऐसे अपन पढ़ेंगे कि परागकोश की भित्तियां क्या है। तो परागकोश की भित्तियों से डायग्राम वाला क्वेश्चन आया था सीयूईटी 2022 में, ठीक है। इसमें डायग्राम से ही मैं पूरा समझाऊंगी, थ्योरी नहीं लिखवाऊंगी। देखो परागकोश की दीवार, सबसे बाहर वाली दीवार की बात करते हैं सबसे पहले, बेटा इसका नाम है अधिचर्म। चर्म हमेशा बाहर ही तो होती है, नंबर 1 लेयर है ये, और इसका नाम क्या है, अधिचर्म। ये सदैव एकल स्तरीय होती है बेटा, और इसका काम होता है क्या, सुरक्षा प्रदान करना। जो सबसे बाहर है वो तो सुरक्षा का ही काम करेगी, चर्म का काम ही क्या है, सुरक्षा। नंबर 2 लेयर पे आ जाओ, दूसरे नंबर की लेयर का नाम है अंतस्थिसियम। ये मैं इनमें डॉट क्यों लगा रही, ये डॉट क्या है, केंद्रक, मतलब ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोशिकाएं जीवित है, मृत नहीं है, ठीक है। नंबर 2 वाली जो लेयर है बेटा उसका नाम है अंतस्थिसियम। देखो ये भी एकल स्तरीय है, और इसका काम है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है पराग कोश के स्फुटन में सहायक। कि मैडम ये क्या होता है स्फुटन, बच्चे स्फुटन का मतलब होता है फूटना। भाई जब परागकोश में परागकण परिपक्व हो जाएंगे ना, तब परागकोश को खुलना तो पड़ेगा। तो ये अंतस्थिसियम वो लेयर है जो इस परागकोश के खुलने में क्या करेगी, सहायता करेगी,
ठीक है। नंबर 3, तीसरे नंबर की लेयर थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि ये बहुस्तरीय है, ये एक से ज्यादा स्तर की बनी है। बड़ा, इस लेयर का नाम है मध्य परत। क्या नाम है इसका? मध्य परत। ठीक है, ये बहुस्तरीय है और इसका काम अभी भी क्या है भाई? अज्ञात। एक्चुअली मैं जब मैं एनसीईआरटी की बात करूं कि एनसीईआरटी में मैडम इस लेयर का क्या काम लिखा है, तो एनसीईआरटी में तीनों लेयर का काम अलग अलग लिखा ही नहीं है उन्होंने ये बोला है कि ऊपर वाली तीनों लेयर सुरक्षा और पराग कोश के स्फुटन में सहायता करती है। और अपन को अलग पूछे तो सुरक्षा का काम अधिचर्म का है और फूटने में सहायता करना काम किसका है? अंतस्थिसियम का। और ये ध्यान रखना, मध्य परत एक से ज्यादा स्तर की बनी है। चौथी लेयर और सबसे इंपॉर्टेंट वाली लेयर यही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चौथे नंबर की लेयर है बेटा, और इसका नाम है टेपिटम। कोई हिंदी नाम कुछ नहीं है, इंग्लिश में एक ही नाम है, क्या? टेपिटम। ठीक है, इस लेयर ये खास क्यों लेयर? एक तो इसमें केंद्रकों की संख्या एक से ज्यादा, ये बहु केंद्र की है बेटा। ये टेपिटम कैसी है? बहु केंद्र की। ये कोई अगुणित या द्विगुणित नहीं है, ये बहुगुणित है, एंड टू एंड नहीं, खूब सारा है। नेक्स्ट, इसमें जीव द्रव्य भी कैसा है? गाढ़ा। कि मैंने ये गाढ़ा जीव द्रव्य क्या होता है बच्चे? ये जो कोशिका है ना, ये पोषक पदार्थों से भरपूर होती है। मतलब इसमें ढेर सारा क्या भरा हुआ है? पोषक पदार्थ। मतलब समझो कि आप पानी के अंदर अगर मैं खूब सारी खनिज लवण, मिनरल, शर्करान वर्करान में सब मिला दूं तो फिर वो चाशनी जैसा नहीं हो जाएगा? सेम यहाँ पे भी यही है, इसके जीव द्रव्य में भी खूब सारा क्या भरा हुआ है? संचित पदार्थ। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, इसके कार्य से समझ में आएगा। इसके जस्ट अंदर की साइड कौन है? देखो, अभी अपन ने लेयर पढ़ा ना, तो अपन यहाँ पे आ गए। देखो, हमने कहा ये अधिचर्म हो गई, फिर ये अंतस्थिसियम हो गई, ये मध्य परत हो गई। अब चौथे नंबर पे कौन है? ये टेपिटम। टेपिटम के जस्ट अंदर कौन है? लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बन रहे हैं? परागकण। जैसे यूं समझो कि ये यहाँ पे कौन आ गई है? लघु बीजाणुधानी। और इसमें कौन बनेंगे? परागकण तो बनेंगे लघु बीजाणुधानी में। बच्चे, ये टेपिटम उन पराग कणों को पोषण देने का कार्य करती है। और जब किसी को पोषण देना है, पहले खुद तो पोषण से भरपूर हो, तभी वो पराग कणों को पोषण दे पाएगी। भाई कोई भी अगर स्त्री गर्भवती होती है तो सरकार कहती है कि भाई उसको पौष्टिक खाना खाना चाहिए, दवाइयां बराबर लेनी चाहिए, ये वो क्यों? क्योंकि अगर माता खुद ही कुपोषित होगी तो बच्चा तो 100% क्या होगा? कुपोषित ही होगा। तो टेपिटम अगर पराग कणों को पोषण देना चाहती है तो वो खुद पोषण से क्या होनी चाहिए? भरपूर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2-4 खतरों के खिलाड़ी बैठे जो भयंकर रिस्क ले रहे हैं अभी। ओके, बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है मेरी क्लास में। ओके, तो चलती क्लास में अगर कोई भी रिस्क लेगा तो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। जो CH1 के पुराने बच्चे हैं उनसे पूछना। ठीक है, तो मेरी क्लास में बातें नहीं करनी है, हंसना भी नहीं है इस बात पे। जैसे मैंने कहा पोषण देना है, माता कुपोषित होगी तो बच्चे को पोषण कैसे देगी? तो ही कर रहे हैं, क्या मतलब है इससे? है इससे क्या मतलब है? तू चिंता मत कर। ठीक है, ये टेपिटम पोषण देगी। कार्य बोलो टेपिटम का क्या है? पराग कणों को पोषण देना। इसका कार्य इधर साइड में लिख रही हूँ। कार्य क्या है? पराग कणों को पोषण देना। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन कैसा आया था? 2 बार जो क्वेश्चन आया था वो, और तीसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसमें। देखो, अगर मैं बात करूं CET 2022 की, तो CET 2022 में तो क्या था? ये डायग्राम दे दिया था और इन चारों लेयर के नाम ABCD करके दे दिए थे। ठीक है, चारों लेयर को क्या कर दिया? ABCD, और हमको सही ऑप्शन चुनना था। A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। तो ऑब्वियसली बात है, जिसमें एक से ज्यादा एरो थे वो कौन थी? मध्य परत। पहला क्वेश्चन भी हो गया। अगर मैं CET 2023 की बात, उसमें 23 में भी क्वेश्चन था। 23 में मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। चारों तरफ, एक तरफ लेयर के नाम और एक तरफ क्या थे? उनके कार्य थे। ठीक है, या फिर कोई विशेष था, जैसे मध्य परत के लिए तो कार्य था नहीं, तो उसके लिए लिखा हुआ था बहुस्तरीय परत ऐसे। और अपन को उनको क्या करना था? मैच करना था। तीसरा जो क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बना है लेकिन बन सकता है, वो क्वेश्चन ये है कि हमको यूं बोल दे कि किसी भी परिपक्व पराग कोश की भित्तियों को बाहर से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर क्रम से जमाओ। ठीक है, तो अगर मैं बाहर से अंदर की ओर आऊं तो सबसे बाहर कौन आएगी? अधिचर्म। फिर कौन आएगा? अंतःस्थिचर्म। फिर कौन आएगा? मध्य परत। फिर कौन आएगा? बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य ये है,
अगर अपन कोई भी दूसरी विद्या देखे ना, उसमें हमेशा ऐसा होता है, पहले अधि होता है, फिर मध्य होता है, फिर अंत होता है। हमेशा पहले एपी होता है, फिर मीजो होता है, फिर एंडो होता है। मतलब पहले बाहरी, फिर मध्य, फिर अंत। यहाँ मामला उल्टा है, देखो पहले अधि है, फिर डायरेक्टली अंत आ गई, और फिर कौन आ रही है, मध्य पर। ये सीक्वेंस में गड़बड़ मत करना, और ध्यान रखना, मध्य को अपन को अंत के बाद डालना है, अधि और अंत के बीच में नहीं रखना है। ये थोड़ा सा क्या है, अलग है बाकी बीजों से। ठीक है, चलो इतना लिखो, फिर लघु बीजाणु जनन करते हैं। ये तो मैंने कहा ना, समझने का दिमाग लगा ही मत तुम। बच्चे ऐसा होता है, टेढ़ो बेटा जिम्नास्टोम में क्या आती है, पत्तियां होती हैं। ठीक है, और उन पत्तियों के नीचे क्या होता है, एक पाउच जैसी संरचना होती है, जिसको कहते हैं बीजाणुधानी। और उस बीजाणुधानी में क्या बनते हैं, बीजाणु। फिर ये बीजाणु निकलते हैं और किसका निर्माण करते हैं, युग्मोद्भिद का। ये कहाँ होता है, पादप जगत में। ठीक है, अब अपन क्या शेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तो पढ़े नहीं, अपन सीधा क्या पढ़ रहे हैं, सीयूटी के हिसाब से एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये चैप्टर है 11th का। इसलिए मैंने कहा ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी प्लांट किंगडम में। अभी तो तुम खाली इनको याद रख लो कि लघु बीजाणु पर्ण कौन है, के पुंकेसर, के लघु बीजाणु धानी कौन है, के परागकुटी, के नर युग्मोद्भिद कौन है, के पराकण, के नर युग्मक कौन है, के पराकण का केंद्र। ऐसे ठीक है। पराग कुटी, देखो कुटी का मतलब होता है कोई भी थैली जैसी संरचना। तो पराग कुटी का मतलब होता है वो थैली जैसी संरचना जिसमें क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। और पराग कण किसमें बन रहे हैं, लघु बीजाणुधानी में। तो लघु बीजाणुधानी वो थैली हो गई जिसमें पराग कण बनेंगे ऐसे। ठीक है, चेंज करो स्लाइड अब।
इंटाइन नहीं लिखा, भूल गई क्या देना तेरे नोट पे? इंटाइन तो है ही नहीं। हाँ एक मिनट, बाई चोल एग्जाइन इंटाइन, इसके भी नहीं, मतलब लिखा ही नहीं भैया, ये तो लिखना पड़ेगा, एक लाइन का इंटाइन तो यहीं आ जाएगा। और किसको लिखते, तू भी पुराना बच्चा ही है। CH1, नहीं CH1 का और कौन है बेटा, देखना एक बार भाई, ये परागकण की संरचना में इंटाइन है क्या एग्जाइन के बाद? है इंटाइन पक्का? स्पोरोपोलिनी इसका सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना, ये लाइन लिखी है इंटाइन, या एक तो नाम लिखे दो आवरण से बाह्य चोल एक्साइल दिखा। हाँ है, तुम्हारा रह गया, ये लिख लेना लाइन, अभी लिख लेना, मैं लिखवाऊंगी दूसरों को सब। और ये तरह था। एकल स्तरीय, हो गया क्या तुम सबका भी? किसका बाकी है? एक बार हाथ खड़े कर दो, क्या चलता है, बहुत सारे अभी, मैं टिंग टिंग बंद कर देती हूँ, बहुत बस।
लघु बीजाणु जनन, ये नई हेडिंग है बेटा अपनी। इसके बाद लघु बीजाणु जनन, अभी अपन उमंग में ही है, उमंग में अब अपन पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। मैम कुछ मार्गदर्शन करो। अरे बाप रे बाप, मैडम कहाँ से मार्गदर्शन करेगी। हो गया था ना सबका? चलो लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन इंग्लिश में देखते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। जहां जहां ये माइक्रो शब्द आए ना, समझ जाना कि लघु बीजाणु की बात हो रही है। देखो आराम से समझो, फिर लिखेंगे, डायरेक्टली लिखना मत, क्योंकि मैं परिभाषा लिखवाऊंगी। चित्र से पहले क्या आएगी? परिभाषा। और वो परिभाषा तब ही लिखवाऊंगी, तभी समझ में आएगी जब अपन पूरा चित्र समझ लेंगे, फ्लो चार्ट समझ लेंगे। तो जो अपन लघु बीजाणु जनन पढ़ रहे हैं, और इस लघु बीजाणु जनन में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे परागकण बनने की प्रोसेस। क्या पढ़ने वाले हैं? परागकण कैसे बनते हैं वो अपन देखेंगे, कि एक लघु बीजाणु धानी में परागकण कैसे बनते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले बना ली लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, और इसके अंदर एक उत्तक भरा हुआ है, नाम क्या उसका? बीजाणु जन उत्तक। बड़ा इस बीजाणु जन उत्तक की हर एक कोशिका, प्रत्येक कोशिका, मतलब अगर इसके अंदर 1000 कोशिका है लघु बीजाणु जन उत्तक में, तो 1000 की 1000 कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके परागकण बनाएगी। जैसे अपन मानव जनन में बात करें तो जितनी जन्म कोशिका होगी सारी की सारी विभाजन करके क्या बनाती है? नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण करता है। यहाँ पे भी ऐसे ही जितनी कोशिका है सब क्या करेगी? नर युग्मक का निर्माण करेगी, मतलब परागकण का क्या करने वाली है? निर्माण करने वाली है। अब देखो प्रत्येक कोशिका किसकी तरह व्यवहार करेगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है। और मात्र जो देखो, जब भी किसी कोशिका के नाम के आगे मात्र शब्द आ जाए ना, तुरंत समझ जाना कि अब उसमें कौन सा विभाजन होगा? अब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी कैसी है? 2n है, द्विगुणित है, 2n है। और जब भी बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है, देखो अभी विभाजन थोड़ी पढ़े तुमने, सेल डिवीजन थोड़ी पढ़ा, दोनों बैच ने पढ़ लिया, कोई बात नहीं पढ़ा तो मेरे को जितनी जानकारी चाहिए उतनी बता दूं। कोशिका विभाजन मोटे मोटे तौर पर 2 प्रकार का होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन वो होता है जिसमें एक मात्र कोशिका अपने ही जैसी 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। अगर मात्र कोशिका 2n है तो पुत्री कोशिका भी 2n, मात्र कोशिका n है तो पुत्री कोशिका भी n, जैसी मात्र कोशिका वैसी पुत्री कोशिका। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो पुत्री कोशिकाएं 2 नहीं होती है, 4 होती है। एक्चुअली में अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो जब एक कदम चला तो 2 पुत्री कोशिका, फिर एक कदम और चला तो 2 से 4 कोशिका, ऐसे होता है। और गुणसूत्रों की संख्या भी आधी हो जाती है। अगर मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 40 थी तो पुत्री कोशिका में 20, ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पर हुआ क्या? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन है तो पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? कि 4। लेकिन ये चारों शुरू में आपस में क्या होती है? जुड़ी हुई होती है, ऐसे चारों जुड़ी हुई है। कि कैसे जुड़ी हुई है? इन चारों को केलोस नामक पदार्थ ने आपस में जोड़ रखा है। तो समझो केलोस नामक जो है ना, ये फेविकोल जैसा है। तो चारों लघु बीजाणु उस फेविकोल, उस गोंद के कारण आपस में क्या है? चिपके हुए, चारों एक साथ चिपके हुए हैं, इसलिए इसका नाम होगा लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क। अभी तक मैंने क्या बोला? मैंने कहा परागकोश, परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानी, उसके अंदर क्या हो रहा है? उस लघु बीजाणु धानी के अंदर एक उत्तक भरा हुआ है, बीजाणु जन उत्तक। उस उत्तक की हर एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर रही है, मतलब किसकी तरह व्यवहार कर रही है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार कर रही है, ठीक है।
तू क्या कर रही है बेटा? तेरे पीछे ग्रीन बोतल वाली, तू क्या कर रही है बेटा? हाँ, तो समझ ना, लिखा हुआ है तो, लिखा हुआ है तो समझ। आता पूरा याद है तो फिर गलत बात है ना। लघु बीजाणु जो है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार किया और उसमें कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 लघु बीजाणु बने। चारों लघु बीजाणु केलोज नामक पदार्थ से आपस में चिपके हुए, चारों एक साथ है, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया लघु बीजाणु चतुष्क। अब कुछ टाइम के बाद ये चारों लघु बीजाणु, ये केलोज घुल जाएगा और चारों लघु बीजाणु आप क्या हो गए? अलग हो गए ऐसे। अभी ये चारों कौन है? लघु बीजाणु, परागकण नहीं है कि मैडम लघु बीजाणु और परागकण में क्या फर्क है? लघु बीजाणु और परागकण में वही फर्क है जो एक लड़के और एक दूल्हे में। लो मैडम, अब लड़के और दूल्हे में क्या फर्क है? फर्क है बच्चे, हर दूल्हा लड़का होता है लेकिन हर लड़का दूल्हा नहीं होता है। शादी में आया, अगर किसी की शादी है, दूल्हा है तो लड़का ही होगा, लेकिन शादी में मौजूद हर लड़का दूल्हा थोड़ी है। तो हम दूल्हा किसको बोलेंगे? हम दूल्हा बोलेंगे उसने शेरवानी पहन रखी हो और वो साफा वाफा बांध रखा हो, मोड़ वोड़ बांध रखा हो, गले में माला वगैरह हो, हाथ में छुरी हो, मुंह में पान हो, तब हम कहेंगे वही सब दूल्हा है कि नहीं? वैसे ही जैसे तुमने मानव जन्म में पढ़ा होगा, स्पर्मेटिड और स्पर्म में फर्क है। स्पर्मेटिड और स्पर्म क्या फर्क है कि स्पर्मेटिड तो एक सिंपल सी एनिमल सेल है, उसको बढ़िया तैयार करेंगे तब वो शुक्राणु बनेगा। कि क्या शुक्राणु तैयार करेंगे? उसके आगे एक्रोसोम लगेगा, उसके अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा कम हो जाएगी, पीछे ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया लगाना पड़ेगा, पीछे पूंछ बनानी पड़ेगी, तब जाके वो क्या कहलाएगा? शुक्राणु। क्योंकि स्पर्मेटिड तो सिंपल एनिमल सेल है, अब उसको अगर मादा युग्मक तक पहुंचना है तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। सेम बच्चे, लघु बीजाणु एक सिंपल प्लांट सेल है, अगर इसको परागकण बनाना है, क्यों? क्योंकि इसको, लघु बीजाणु को परागकण बन के पराग कोश से बाहर निकलना है, बाहर की विपरीत परिस्थितियों को झेलने के लिए इसको क्या होना है? रेडी होना है। तो इसको अपने अंदर भी क्या लाने पड़ेंगे? कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो लघु बीजाणु है, कितने लघु बीजाणु बने? 4। ये चारों के चारों लघु बीजाणु किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? 4 परागकणों में। किसमें? 4 परागकण बनाएंगे। तो मैंने ऐसा क्यों लिखी हो? क्योंकि बच्चे, जब मैं ये मादा युग्मक पढ़ाऊंगी ना और वहां 4 गुरु बीजाणु लिखूंगी तो मैं 4 गुरु बीजाणु, यहाँ आगे 4 अंड कोशिका नहीं बनाऊंगी, वहां पर केवल कितनी बनेगी? 1। तुम याद कर लो, जब तुमने oogenesis पढ़ा होगा, एक oogonia विभाजन करवाया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, लास्ट में अंड कोशिका ओवम, तो एक ही बना, बाकी तो 3 तो ध्रुवीय कोशिकाएं बन गई जो किसी काम की नहीं थी। सेम वहां पे भी ऐसे होगा, पादप जनन के केस में भी अंड कोशिका केवल कितनी बनेगी? 1, बाकी सब व्यर्थ वाली चीजें बनेगी, ठीक है। तो ये कितने परागकण बन गए? 4 परागकण बन गए, ठीक है। अब लघु बीजाणु से परागकण कैसे चेंज होगा? देखो, तो एक डायग्राम बताना है, तो यहाँ बता देते। देखो, ये है लघु बीजाणु, ये सिंपल सी पादप कोशिका कौन है? लघु बीजाणु। इसको परागकण बनने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि इसको अपने अंदर एक विभाजन करना है, अनियमित विभाजन, जिससे एक बड़ी कोशिका बनेगी जिसका नाम क्या होगा? कायिक कोशिका, और एक छोटी कोशिका बनेगी जिसका नाम क्या होगा? जननी कोशिका। ये कौन सा विभाजन है? ये समसूत्री विभाजन है। ये कौन सा विभाजन है? समसूत्री विभाजन, ठीक है। चलो एक बार इतना लिखते, फिर वापस ये वाला भी इनकम्प्लीट, इसको और समझाती हूँ, एक साथ ज्यादा हो जाएगा। पहले परिभाषा लिखो, फिर ये डायग्राम बनाएंगे। इसमें लिखो कि लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी में उपस्थित, लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, अच्छा लिखा है, ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं
ऑब्लिक लिख लो परागकण, 4 लघु बीजाणु या परागकण, 4 लघु बीजाणुओं या परागकण का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। 4 लघु बीजाणुओं या परागकण का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, अब ये डायग्राम बना लो। वो वाला मत बनाना जो ब्रैकेट में मैंने बनाया ना अलग से, उसको मत बनाना, बाकी वाला बना लो। 4 परागकण तक, यहां तक बना लो। केलोज बैंड से जुड़े होते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद ये अलग केलोज घुल गया वहां से, केलोज हट गया अपने आप थोड़ी देर बाद, थोड़े समय के बाद, और चारों लोग भी जब अलग हो गए ऐसे। हाँ बेटा, इसमें जिंक लिखा रहेगा, ये जिंक नहीं है, वो 2n है। वो जिंक नहीं है, वो 2n है। जिंक या क्या करेगा? वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लिखा होगा 2n, अभी भी लिखा है। अभी मैंने कोशिका के अंदर लिख दिया, पहले बाहर लिख दिया होगा, बस वो है 2n है वो। चलो पूछ लिया, तो अगर तुम डाउट क्लास में आगे कहीं पूछ लो कि किरण मैडम लघु बीजाणु जनन में जिंक खनिज की भूमिका बताओ, जिंक खनिज की भूमिका कहां से आ गई है? भानुसेन कौन से एंथर की बात कर रहे हो बेटा? 4 एंथर कहाँ पे? कौन सा 4 एंथर? एंथर मतलब तो परागकोश होता है। यहाँ कहाँ परागकोश बनाना है मेरे को? ठीक है, क्यों मैंने पहले ये नहीं लिखवाया यू कि 4 लघु बीजाणु से परागकण बनेंगे?
पुरानी कॉपी दे, क्यों नहीं दे? इसको लिखवाना चाहिए, खाली लघु बीजाणु पे तो छोड़ना नहीं चाहिए काम। लिखवाया ना? कहाँ है? तूने भी तो लिखा ही नहीं है। ऊपर पे लिखवा दिया डायग्राम में। हाँ तो वो सही कह रहा बच्चा, इसका मतलब करो, ये करेक्शन करो। मतलब तुम लोगों ने अपन वहां पे पढ़ा ना, तो ये 4 लघु बीजाणु यहीं पे छोड़ दिया। 4 लघु बीजाणु से 4 परागकण बनेंगे, ये नहीं लिखा, ये लिखो उसमें। लिख लिया तुमने? हाँ लिखवाया था। अरे बस चलो चलो, लड़ाई लड़ाई बंद करो, गांधी जी को याद करो। देखो मेरी बात सुनो, तुम लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो 4 लघु बीजाणु के बाद क्या लिखेंगे? 4 परागकण। ठीक है, क्योंकि ये अपन उसमें तो लिख दिया है परिभाषा में तो, लेकिन मान लो यहाँ नहीं लिखा है तो उसको मेंशन कर दो, इतनी सी बात है। आगे बढ़े, चलो अब मेरी बात सुनो। देखो ध्यान सुनो, अभी मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पे। होता क्या बेटा, ये जो लघु बीजाणु है ना, अब अगर इसको मेरे को परागकण में चेंज करना है तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक समसूत्री विभाजन करवाइए। कौन क्या करेंगे? एक समसूत्री विभाजन। ठीक है, इस समसूत्री विभाजन से क्या होगा? ये अनियमित प्रकार का समसूत्री विभाजन है। अनियमित इसलिए कह रही हूँ कि जिसमें दोनों समान पुत्री कोशिका नहीं बनती। एक कोशिका तो आकार में बड़ी है और एक कोशिका आकार में छोटी है। ठीक है, बड़ी वाली कोशिका का नाम क्या है? कायिक कोशिका। और छोटी वाली कोशिका का नाम है जननी कोशिका। लेकिन अभी भी नर युग्मक कहां बने? नर युग्मक तो बने ही नहीं। नर युग्मक बनाती है ये कौन? जननी कोशिका। ये जननी कोशिका क्या करती है? फिर समसूत्री विभाजन करती है और क्या बना लेती है? 2 नर युग्मक। ये अभी भी कौन है? कायिक कोशिका। और ये दोनों कौन हो गए? नर युग्मक। ये फिर इस जननी कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री। ऐसा होता है, समझ में आई बात? तो अब मेरे को ओवरऑल कितनी बार समसूत्री विभाजन करवाया मैंने? 2 बार। ठीक है, ये एक आगे क्वेश्चन लिखेंगे अपन कि एक नर युग्मक पादप में नर युग्मक के निर्माण के लिए कितने विभाजन की आवश्यकता होती है? तो एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री। ये तो तुमको भी लिखवाया, मेरे को ध्यान है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे, ये चीज जो है ना एज ए रफ जैसे करो, तो भले ऊपर लिख लो या नोट करके कहीं पे लिख लो। जैसे CH1 वाले हैं वो तो डेट के वहां पे लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं आए, क्योंकि 2 4 बच्चे मेरे पास डाउट क्लास में आए थे कि मैडम ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो ये आप इसको लिख लो, समसूत्री विभाजन नंबर 1 और समसूत्री विभाजन नंबर 2। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक बार अर्धसूत्री कहां हो रहा है और 2 बार समसूत्री कहां हो रहा है।
हो गया? चलो देखो, ये सारी चीज अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है चिंता मत करो, आगे वापस चीजें आएंगी ये, ठीक है? अब अपन डालोगे हेडिंग आप परागकण, ये हेडिंग डालो परागकण। पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था इसमें सीईटी 2022 में। देखो, पहली चीज जो परागकण के बारे में हमको जाननी है कि ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर युग्मोद्भिद। परागकण नर युग्मोद्भिद को प्रदर्शित करता है या प्रतिनिधित्व करता है, कुछ भी लिखा है तो दोनों सही है, प्रदर्शित करता है। अब अपन से पूछेंगे परागकण की साइज बताओ, तो 25 से 50 माइक्रोमीटर। कितनी है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। फिर अपन को पूछेंगे इसका शेप कैसा होता है परागकण का, तो हम कहेंगे मोस्टली परागकण कैसा होता है? गोलाकार होता है। बाकी जाति से जाति में इसमें विभिन्नता आ सकती है, अलग अलग जातियों के परागकणों की साइज और शेप कैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते। मैं ये नहीं कह सकती कि पूरे पादप जगत में सभी परागकण गोलाकार ही होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एवरेज जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे परागकण की संरचना, ध्यान से देखो। देखो, अभी हमने जो परागकण देखा था वो कुछ ऐसा था, एक बड़ी कोशिका थी और एक कौन सी कोशिका थी? छोटी, ठीक है? और एक ये इस पे आवरण था, ओके? लेकिन परागकण पे बच्चों दो आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं? दो। बाहर वाले आवरण का नाम है बाह्य चोल, ये बाह्य चोल है। लेकिन तुम देख रहे हो मैं इस बाह्य चोल में गैप बना रही हूं, 3 जगह गैप बनाया है मैंने, है ना? ये वाले आवरण का नाम क्या है? बाह्य चोल। ये पूरा बाह्य चोल है, ये है बाह्य चोल। इसका इंग्लिश नाम याद रखना कंपलसरी है, एक्साइन। क्या नाम है इसका? एक्साइन। वैसे भी ध्यान रखना, एक्स का मतलब बाहर, इसलिए एग्जिट, बाहर, ऐसे एक्साइन, ओके? ये बाह्य चोल बहुत खास है बेटा। क्यों खास है? ये बाह्य चोल एक ऐसे कार्बनिक घटक का बना है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। किसका बना है? इसको। जैसे मैं कहूं कि पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है, वैसे ही परागकण का जो बाह्य चोल है वो स्पोरोपोलेनिन नाम के घटक का बना है। और बच्चों, स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा कार्बनिक घटक है कि आज दिन तक इस दुनिया में ऐसा कोई अम्ल नहीं बना, कोई क्षार नहीं बना, कोई एंजाइम नहीं बना, इतना कोई उच्च तापमान मनुष्य पैदा नहीं करवा सका जिसकी वजह से हम इसका अपघटन करते हैं। मतलब अगर एक बर्तन में, एक ग्लास में या एक इसमें क्या कहते हैं, कोई भी जो क्या कहते हैं पेड्री डिश में मैंने खूब सारा परागकण रखा और उसके ऊपर मान लो मैंने अम्ल राज डाला या मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। जैसे अगर अपन हमारी हड्डियों में भी सल्फ्यूरिक एसिड डालते तो हड्डियां गल जाए, इतना भयंकर होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और सबसे अम्लों का राजा माना जाता है ना, सबसे जो ये तीखा या हम कहेंगे सबसे शार्प जो एसिड होता है वो वही होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वही है ना? उसका भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंजाइम ही नहीं है इसका पाचन करने के लिए हमारे पास, जबकि कार्बनिक घटक है। कोई प्लास्टिक, कांच, रेती नहीं है जिसका एंजाइम नहीं हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जीव ही बना रहा है भाई। इस स्पोरोपोलेनिन को भी तो बना तो पादप ही रहा है ना, तो हुआ तो कार्बनिक पदार्थ, तो अपघटन होना चाहिए ना एंजाइम से, होता ही नहीं है इसका कोई भी एंजाइम। इवन कितना भी उच्च तापमान हो इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। मतलब डालो आप इसको आग के अंदर, प्रहलाद के जैसे बाहर आ जाएगा, कोई नहीं जलेगा। तो क्या मैडम हम ये सोचे कि मैं परागकण को 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जला दूं और उसको वापस ठंडा करके लाके वर्तिकाग्र पे डाल दूं तो वो अंकुरित हो जाएगा क्या? निषेचन हो जाएगा? मैं यूं कह रही हूं कि खाली वो कवर के कुछ नहीं होगा, अंदर का केंद्रक और जीवद्रव्य, कायिक कोशिका, जनन कोशिका, वो सब तो हो गए, प्राण पखेरु उड़ गए उनके, तो अब उसमें जनन करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, खाली वो कवर बचा हुआ है। ये परागकण को संरक्षित रखता है, जीवित नहीं। कि मैडम संरक्षित और जीवित में क्या फर्क है? संरक्षित और जीवित में वो बोले जैसे मम्मीफाइड बॉडीज नहीं होती, वो विश्व में मम्मीफाइड बॉडीज लेप लगा के शरीर को यूं का यूं सुरक्षित रखते हैं, तो वो बॉडी संरक्षित है, जीवित थोड़ी है क्या? सेम परागकण भी की भी बॉडी क्या है? संरक्षित, जीवित नहीं। समझ में आएगा? अगले चलते। अब ये एक्साइन हो गया। एक्साइन के बाद ये जो कंटिन्यू आवरण है, ये वाला जिसमें कोई गैप नहीं है, ये है अंतःचोल। ये कौन है?
अंतः चोल। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं इंटाइन। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इंटाइन। और ये सिंपल। अच्छा मैं बताऊँ, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? सेल्यूलोज की, थोड़ी सी मात्रा में पेक्टिन। सेल्यूलोज के साथ में क्या होता है? पेक्टिन। ये इंटाइन उसी का बना है, सेल्यूलोज और पेक्टिन का। एक ही लाइन लिखेंगे इसमें कि इंटाइन किसका बना है? सेल्यूलोज और पेक्टिन का। क्योंकि ये तो यही तो है लघु बीजाणु जो बना था, पादप कोशिका यही तो थी। ठीक है, अब बात आती है ये 3 गैप क्यों? इन गैप का नाम क्या है? इन गैप का नाम है जनन छिद्र। क्या नाम है? जनन छिद्र। कि मैडम ये यहाँ क्यों है, इसका कारण जानो, अब यहाँ क्यों है, काम तो यही बता देती हूँ। ये है मान लो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंड कोशिका यहाँ वेट कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा? ये आया परागकण, जिसमें क्या है? एक कायिक कोशिका और एक जननी कोशिका है। इस तरीके से बाह्य चोल है। जैसे ही परागकण यहाँ आता है ना, 2 चेंजेस आते हैं उसके अंदर, 2 काम होते हैं। पहला क्या? पहला तो ये होगा कि ये जननी कोशिका विभाजन करके क्या बना लेती है? 2 नर युग्मक बना लेती है। पहला काम तो ये होता है। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा ये होता है कि यहाँ से पराग नलिका निकालती है। क्यों? क्योंकि परागकण जाके थोड़ी संलयित हो रहा है, केवल किसको भेजना है? नर युग्मक को। और इस नलिका के अंदर जाएंगे कौन? ये दोनों नर युग्मक। इनको नर युग्मकों को कहां भेजना है? यहाँ। अब अगर मैं बोलूं कि बाह्य चोल मान लो, ये जनन छिद्र मान लो हो ही नहीं, मान लो ये सब बंद है, ये सब बंद है, तो अब ये नर युग्मक बाहर कैसे आएगा वर्तिकाग्र पे जाने के बाद? और स्पोरोपोलिन तो इतना भयंकर घटक है कि ये अंदर चिल्लाते ही रहेगा, गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो, कोई नहीं खोलेगा। समझ में आई बात? तो हमने तो क्या सॉरी मतलब पादप ने यहाँ पर 3 क्या रखे? गैप रखे, ताकि जो भी गैप, जो गेट, जो जनन छिद्र वर्तिकाग्र के सबसे पास में होगा, नर युग्मक वहां से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ऐसे करना। तो जनन छिद्र का मतलब ये होता है कि ये बाह्य चोल के वे स्थान है जहां स्पोरोपोलिन अनुपस्थित है, और निषेचन के समय यहीं से पराग नलिका क्या आती है? बाहर आती है। चलो अब परागकण के अंदर प्रवेश करेंगे। हमको परागकण में क्लियर कट 2 कोशिकाएं दिखती है, एक बड़ी कोशिका कायिक कोशिका, एक छोटी कोशिका जनन कोशिका। सीयूईटी 2024 का प्रश्न था ये, 1 साल का। उन्होंने सीधा पूछा था कि एक परागकण में कितनी कोशिकाएं होती है? नाम। तो परागकण में 2 कोशिकाएं होती है, तुमको वो ऑप्शन चुनना था जिसमें 2 कोशिका वर्ड था और आगे नाम थे कायिक कोशिका और जननी कोशिका। ठीक है, कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, खूब सारा संग्रहित भोजन होता है इसके पास, और पराग नलिका बनाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। जनन कोशिका आकार में छोटी होती है और इसका काम है समसूत्री विभाजन करके नर युग्मक का निर्माण। ये इसलिए तो इसका नाम जनन कोशिका। ये बड़ी वाली कोशिका, इसका नाम क्या है? कायिक कोशिका। ये इसका केंद्र है बड़ा सा। ठीक है, और ये कोशिका, इसका नाम जननी की इसीलिए क्योंकि ये नर युग्मक को जन्म देगी, इसलिए। ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए काफी, आज के लिए अभी के लिए एक क्लास और है मेरी। भगवान तुम्हें एक क्लास और झेलने की शक्ति दे। खाना वाना खा के ताकत रखना और लिखो बराबर से इसको। इससे पहले थोड़ी था नहीं, ये तो लिख लिया, चलो लिखो। सेव करो। इधर TH1 पे बैठे हैं, उधर TH2 नहीं है ना यार, इनको प्रॉब्लम TH1 2 भी साथ में है ना, तो इनको सेपरेट करो। वापस सेपरेट करो। नहीं मतलब TH1 के यहाँ बैठे हैं, TH2 के ऊपर बैठा दिए। इससे पहले क्या करो? इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक तरफ पहले गर्ल्स बैठती थी, एक तरफ बॉयज बैठते थे। अच्छा, ये बैच वापस इनको आपस में तालमेल में दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं आ रही, अपना सेपरेट जिसकी जो बैचमैन है वो उसके साथ बैठेगा, बाकी बच्चे को तो नहीं सकता। उससे क्या फर्क पड़ता है? मिक्स हो पढ़ना तो साथ में ही है। पीछे बॉयज को भी टीवी लगी हुई, कुछ समस्या तो है, दोनों साइड में भी टीवी। हाँ, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कोई दो दिख तो नहीं बैठे, कोई गलती से बैठ गया क्या? TH
आपको उधर से बैठना है। डेली कल से अब ये सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा। CH2 के बॉयज उधर, CH1 की इधर, अपने गर्ल्स इधर और उधर की गर्ल्स उधर। समझ गए? इसमें किसी को कोई समस्या आ रही है क्या बैठने में? सब नहीं?